हेलो बच्चों, सो आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल विद्यालयम। और आज इस वीडियो में हम कुछ डेरिवेशंस पढ़ने वाले हैं ऑन दी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 विच इज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो हम डेरिवेशन जब करते हैं आपके पास में, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टडिंग दीज डेरिवेशंस। बहुत सारे बच्चे ये सवाल अपने आप से भी करते होंगे, टीचर से भी करते होंगे, और इसका एक ही सिंपल सा जवाब है, और वो ये कि जब भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है कि यार ये चीज़ आई कैसे। तो जो डेरिवेशंस हैं वो बेसिकली इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब देते हैं कि अच्छा यार ये फॉर्मूला आया कैसे, या फिर हमने इसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करे और उन सारे कॉन्सेप्ट्स को मिला के आपके पास में एक फाइनल हमें रिजल्ट मिला। तो ये जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं आपके पास में कोई भी एक फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए, वी हैव टू गो थ्रू अ पर्टिकुलर मेथड। हमें वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती हैं जो कि उस फाइनल रिजल्ट को देने के लिए आपके पास काम कर रही हैं, और उन सबको जब हम आपके पास एक प्रोसेस में लेके आते हैं तो उसको हम डेरिवेशन बोलते हैं। तो डेरिवेशंस आपके पास में आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं। अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ की डेरिवेशन जानते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस सवाल जो है उसको करने में इतनी डिफिकल्टी फेस नहीं होगी, बिकॉज यू आर ऑलरेडी अवेयर विद ऑल दी सिंपल कॉन्सेप्ट्स, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट जो उसके अंदर इन्वॉल्व है। इसीलिए बार बार डेरिवेशंस के ऊपर फोकस किया जाता है, स्पेशली इन स्कूल्स। बट स्कूल्स के अंदर जो डेरिवेशंस है दे आर प्योरली एग्जाम बेसिस, कि ठीक है एग्जाम में आपके पास डेरिवेशंस आएंगी और हमारी एज अ स्टूडेंट टेंडेंसी भी होती है उसको याद कर लेना, जबकि जो करेक्ट मेथड है डेरिवेशंस का वो हमेशा उसको समझना है, समझ के आपके पास में स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लिखना है एंड देन फाइनल रिजल्ट पर आना। उससे आपके पास में जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, फंडामेंटल्स है, वो सब क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट इन ऑल दीज चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स। ओके, तो स्पेसिफिकली अगर हम 12th क्लास की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारी डेरिवेशंस आती हैं, और हमें स्कूल्स के अंदर स्पेसिफिकली बोला जाता है कि लर्न दीज डेरिवेशंस फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसी बेसिस को लेके मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं जो डेरिवेशंस हैं वो एक्सप्लेन कर पाऊँ, स्टेप बाय स्टेप आप उनको समझें और फिर आप उसको याद करने की जगह पे खुद से उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश करें एंड यू गेट टू द फाइनल रिजल्ट। तो चलिए, सारी डेरिवेशंस हम आज करने वाले हैं ऑन दी चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, एंड दीज डेरिवेशंस विल बी इन्वॉल्विंग सम डेरिवेशन जो आपके स्कूल में आती हैं और कुछ डेरिवेशंस जो स्कूल में नहीं आती हैं पर उनके रिजल्ट आपको यूज करने होते हैं फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो उनकी भी मैं डेरिवेशंस आपको कुछ कुछ करके दिखाऊंगा। मैं वीडियो के बीच में मेंशन कर दूंगा कि कौन सी डेरिवेशन आपको स्कूल के लिए रखनी है और कौन सी डेरिवेशन आपकी सिर्फ रिजल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रखना है। ओके, तो पहली डेरिवेशन पर आते हैं, और जब हम पहली डेरिवेशन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं आपके पास में कि वी वांट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट आपके पास में चार्जेस। तो सबसे पहले जो हमारे पास में है वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिट चार्ज या फिर एक सिंगल चार्ज, पॉइंट चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का सीधा सीधा फॉर्मूला है KQ/R²। ठीक है, बट व्हाट इफ कि मेरे पास में डिफरेंट कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस दे दिया गया। ओके, तो अगर एक पॉइंट चार्ज है तो KQ/R², बट क्या होगा जब 2 पॉइंट चार्जेस हो जाएंगे, क्या होगा जब 3 पॉइंट चार्जेस आ जाएंगे, क्या होगा जब 4 आ जाएंगे, और क्या होगा जब इनफाइनाइट इस तरह के पॉइंट चार्जेस आ जाएंगे। तो आपके पास में जो पहला सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर आपके पास में 2 पॉइंट चार्जेस हम लेंगे, और वो 2 पॉइंट चार्जेस मिलके आपके पास एक सिस्टम बनाते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमारे पास में सबसे पहला है आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को आती है एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स, वन इज एक्सियल अनदर इज इक्वेटोरियल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, एक सिस्टम होता है विच कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस 2a। बाय कन्वेंशन हम इसको 2a लेते हैं बिकॉज जितने भी डिस्टेंसेस हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से मेजर करते हैं वो हमेशा इसके मिड पॉइंट से मेजर करते हैं। ओके, तो यहां से हम मेजर करते हैं आपके पास। तो सबसे पहले हमें इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को आती है एट दिस पॉइंट P, जो कि यहां से आपके पास में डिस्टेंस R पर है। तो जब हम इस डाइपोल की बात कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि ये जो डिस्टेंस R है ये बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन दी 2 चार्जेस। ओके, अगर आपके पास में ये 2 चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो उस डिस्टेंस के कंपेरेबल आ गया जिस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो फिर वहां पर आप इस सिस्टम ऑफ चार्ज को एज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल यूज नहीं कर सकते, वो फिर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा क्या वेरिएशन में चेंज आता है उसको हम देखते हैं। तो ये जो आपके पास में प्लस Q है एज अ पॉइंट चार्ज है हमारे पास में, और इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी जिसको मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। और ये जो माइनस है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P की बात अगर हम करेंगे तो दिस विल बी E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज माइनस E ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है KQ/R²। तो यहां पर हम सीधा फटाफट से वो फॉर्मूला लगा देते हैं विच विल बी KQ/R - A का होल स्क्वायर।
बिकॉज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना बचा, r माइनस ए। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड टू नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो उसका डिस्टेंस होगा आपके पास में r प्लस ए का होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ तक r और यहाँ पर a डिस्टेंस और है, तो टोटल डिस्टेंस विल बी r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ये दोनों मेरे पास में रिजल्ट्स आ गए हैं, इन दोनों को अब सिंप्लीफाई करना है, तो करते हैं फटाफट सिंप्लीफाई। दिस विल बी के क्यू कॉमन लिया, सो वी हैव 1 अपॉन r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर r प्लस ए का होल स्क्वायर। विल टेक द एलसीएम, तो r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर। जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास में ऊपर दिस विल बी r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P वो आ जाएगा के क्यू 4ar ओवर r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बिकॉज यहाँ से जो r स्क्वायर और a स्क्वायर की टर्म्स आएंगी वो इस वाली टर्म से क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, बिकॉज दे आर सब्ट्रैक्टिंग। तो अब हमारे पास में कंडीशन क्या थी, आर जी बहुत बहुत बड़ा है ए से, तो विद रिस्पेक्ट टू आर यहाँ पर आपके पास में ए को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा के क्यू 4ar ओवर r की पावर 4, दिस r एंड दिस कैंसिल्स, सो दिस इज के क्यू इंटू 4a ओवर r क्यूब। तो ये तो मैंने आपके पास में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जब हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो उसमें डायरेक्शन भी आना चाहिए। तो अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो आपके पास में आप देख रहे हो कि इस वाले चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस कम है और इस वाले चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस ज़्यादा है। जैसे जैसे किसी भी चार्ज से डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाती है। तो मुझे पता है कि पॉजिटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव वाले से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसलिए जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने जाएंगे तो आपके पास में वेक्टर फॉर्म में आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू के क्यू टाइम्स 4a ओवर r क्यूब आई कैप। अब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए उसका एक डाइपोल मोमेंट डिफाइंड होता है, ठीक है, और जो डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है आपके पास में P वेक्टर इक्वल्स टू चार्ज टाइम्स 2a वेक्टर। ये होता है उसका डाइपोल मोमेंट, P वेक्टर इक्वल्स टू चार्ज टाइम्स 2a वेक्टर, जहां पर इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हमें दिख रहा है कि आई कैप भी आपके पास में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही है। तो यहाँ पर चार्ज इंटू 4a में 2 को बाहर ले लेते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, 2kp वेक्टर अपॉन में r क्यूब। सो दिस इज विल बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। जहाँ पे 2 को मैंने बाहर ले लिया तो बचा क्या, चार्ज इंटू 2a आई कैप, चार्ज इंटू 2a p। तो बस 2 बाहर, बाकी पूरे को रिप्लेस कर दिया p से, और ये हमारे पास में फाइनल रिजल्ट आ गया है विच इज 2kp वेक्टर अपॉन r क्यूब। और यहाँ हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड थी वो कैसे वेरी कर रही है, 1 ओवर r स्क्वायर, बट डाइपोल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है, 1 ओवर r क्यूब। और ये कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, एक्सियल पॉइंट पर। अब एक और पॉइंट पर हम आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आते हैं, और वो पॉइंट होता है आपके पास में इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है कि ये आपके पास में माइनस क्यू है, ये आपके पास में प्लस क्यू है। इक्वेटोरियल का मतलब होता है कोई भी पॉइंट जो कि आपके पास में इन दोनों पॉइंट चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस पर हो, और ऐसे पॉइंट्स जो हमेशा किन्हीं भी 2 फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं वो हमेशा आपके पास में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करते हैं ऑफ द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स जो हैं वो है ये वाले, तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं इसको कि दिस इज सपोजली माई पॉइंट P। इस माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी, दिस इज E माइनस, और ये आपके पास में इसकी वजह से बाहर की तरफ होगी, सो दिस इज E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज E प्लस। अब हमारे पास में पिछले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंटी पैरेलल थी तो सिंपली माइनस साइन आ गया, बट यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बीच में आपके पास एक एंगल आ रहा है, और जब भी कोई 2 वेक्टर्स आपके पास में बीच में एंगल के साथ आते हैं तो वहाँ पे हमें उनका रिजल्टेंट लेना होता है, या फिर हम उनको रिजोल्व कर सकते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो मैं यहाँ पर आपके पास में एक एक्स एक्सिस बना लेता हूँ और ये मेरी वाई एक्सिस है, ठीक है। ये मेरे पास में एंगल थीटा है, सो दिस इज ऑल्सो माई एंगल थीटा एंड दिस विल ऑल्सो बी माई एंगल थीटा। दिस इज डिस्टेंस ए, दिस इज डिस्टेंस ए। तो अब यहां पर आपके पास में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे, 2 कंपोनेंट्स में। एक होगा आपके पास में E नेगेटिव का कॉस थीटा, और एक होगा आपके पास में E पॉजिटिव का कॉस थीटा। सिमिलरली ऊपर की तरफ होगा E पॉजिटिव का साइन थीटा, और नीचे की तरफ होगा E नेगेटिव का साइन थीटा।
ये जो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास में दोनों ही चार्जेस के लिए बराबर है, बिकॉज चार्जेस सेम है और डिस्टेंसेस भी सेम है। तो इस वजह से आपके पास में ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स आपके पास आ रहे हैं ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल, एंड ये जो आपके पास में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगे, ऐड। तो अब इन दोनों कंपोनेंट्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो फटाफट से लिखते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल विल बी इक्वल्स टू ई टू ई कॉस थीटा, बिकॉज मुझे पता है ये मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं, तो सीधा मैंने 2e cos थीटा लिख दिया। नाउ दिस विल बी 2kq ओवर r स्क्वायर cos थीटा, जहां पे r ये वाला डिस्टेंस है चार्ज से पॉइंट P तक का। अब यहां पे हमें एक्सप्रेस करना होता है एक्सप्रेशन अपना इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मूवमेंट, और डाइपोल मूवमेंट में चार्ज टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्जेस होता है, जो कि यहां पर कितना है, 2a। तो अब क्या मैं यहां पर आपके पास में किसी एक ऐसे चीज को सब्स्टिट्यूट करके इन टर्म्स ऑफ ए ला सकता हूं? हाँ ला सकता हूं। किसको? कॉस थीटा को, क्योंकि कॉस थीटा मुझे दिखाई दे रहा है यहां पर a बाय आर। तो कॉस थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो दिस इज 2kq a ओवर r क्यूब। बट अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसको हमें वेक्टर में लेके आना होगा। तो वेक्टर में अगर हम देखें तो ये मेरे पास में अगर ओरिजिन है तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, माइनस। तो वेक्टर में जब हम इसको लिखेंगे इक्वेटोरियल को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू -2kqa ओवर आर क्यूब आई कैप। अब आपको इसको मैं रीअरेंज कर देता हूं, -kq इंटू 2a आई कैप ओवर आर क्यूब, और यहां पर चार्ज टाइम्स 2a आई कैप क्या था, डाइपोल मूवमेंट। तो सीधा सीधा फॉर्मूला आ गया हमारे पास में कितना, -kp वेक्टर ओवर आर क्यूब। तो याद रखिए कि किसी भी डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट होती है अलोंग द एक्सिस, और वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट होती है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक, किसी भी पॉइंट पर जो कि उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे उसके ऑपोजिट होगी हमेशा। ये दोनों जो डेरिवेशंस हैं दे आर बेसिकली इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। अब एक और रिजल्ट आता है, उसको आप एज अ रिजल्ट यूज कर सकते हैं अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, और वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट की जब हम बात करेंगे, मैंने एक डाइपोल बना दिया है और अब मेरे पास में जो पॉइंट है वो आपके पास में किसी एक एंगल थीटा पर है। जितने भी हम डिस्टेंसेस की बात करते हैं वो हमेशा हम सेंटर ऑफ द डाइपोल से देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में दिस इज माय सेंटर ऑफ डाइपोल, और उससे किसी एक पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है विच इज एट एन एंगल थीटा। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मुझे पता है कि इस डाइपोल का जो डाइपोल मूवमेंट है वो आपके पास में इसके अलॉन्ग है विच इज P वेक्टर। तो मैं क्या करता हूँ, इस डाइपोल मूवमेंट को दो कॉम्पोनेंट्स में रिजॉल्व करता हूँ। एक कॉम्पोनेंट आएगा आपके पास में P cos थीटा और एक कॉम्पोनेंट आएगा आपके पास में P sin थीटा। तो अब मेरे पास में ये जो डाइपोल मूवमेंट था ये आपके पास में हमने मान लिया है कि दो डाइपोल मूवमेंट्स के रिजल्ट का रिजल्ट है, जहाँ पे ये है P cos थीटा और ये है आपके पास में कितना, P sin थीटा। अब इस P cos थीटा डाइपोल मूवमेंट की वजह से इस पॉइंट P पर मैं एक्सियल वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, और ये जो P sin थीटा वाला डाइपोल मूवमेंट है इसके लिए जो पॉइंट P है ये इक्वेटोरियल की तरह बिहेव कर रहा है, और इस P sin थीटा की वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ आ सकती है। तो ये मैंने मान ली इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और ये मैंने मान ली इलेक्ट्रिक फील्ड E2। और अब आपके पास में इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E1 और E2 का रिजल्ट होगा, और वो कुछ आपके पास में इस डायरेक्शन में आ रही होगी। ठीक है, तो दिस इज योर E नेट। तो अब अगर मैं E1 लिखना चाहूँ तो E1 क्या लिखूंगा, E1 विल बी इक्वल्स टू 2kp cos थीटा ओवर आर क्यूब, बिकॉज एक्सियल के लिए हम फॉर्मूला निकाल चुके हैं। और अगर इसी तरह से हम इक्वेटोरियल की बात करेंगे तो वो आएगा आपके पास में kp sin थीटा ओवर आर क्यूब। ठीक है, तो अब मेरे पास में E1 और E2 आ गया, और मुझे अब इन दोनों का क्या निकालना है, रिजल्ट। जहां पे मुझे पता है कि E1 और E2 आपस में एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, तो रिजल्ट निकालने जाएंगे तो E नेट हमारे पास कितना आएगा, E नेट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। सो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2kp cos थीटा ओवर आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस kp sin थीटा ओवर आर क्यूब का होल स्क्वायर। इन दोनों में मुझे kp ओवर आर क्यूब कॉमन दिखाई दे रहा है, तो उसको मैं बाहर निकलूंगा, तो kp ओवर आर क्यूब मेरे पास कॉमन आ गया है। दिस इज अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब यहां पर हमारे पास में हमें पता है कि वी कैन राइट डाउन sin स्क्वायर थीटा एज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो अब हमारा फाइनल एक्सप्रेशन जो आता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आता है E नेट इक्वल्स टू kp ओवर आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा
प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज वी हैव रिटन साइन स्क्वायर थीटा एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो एक्सप्रेशन आ गया है वो आ गया है 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन आया है ये आप किसी भी एक केस के लिए लगा सकते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा जाएगा फॉर अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसी भी पॉइंट के लिए। ओके, जैसे कि हमसे एक्सियल पे पूछा गया तो एक्सियल के लिए ये जो पॉइंट है वो कहीं यहाँ लाई करेगा, तो उसका मतलब थीटा कितना 0, कॉस 0 डालिए, कॉस 0 कितना होता है 1, 1 प्लस 3 4 2 kp ओवर r क्यूब। अगर इक्वेटोरियल की बात करेंगे तो इक्वेटोरियल का मतलब है परपेंडिकुलर, तो थीटा 90, कॉस 90 कितना होता है 0 kp ओवर r क्यूब। तो ये जो आपके पास में फाइनल एक्सप्रेशन आया है इससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड टू डाइपोल किसी भी एक जनरल पॉइंट पे निकाल सकते हैं। ओके, क्लियर है? चलिए अब आते हैं आपके पास में नेक्स्ट डेरिवेशन पर, और नेक्स्ट जो डेरिवेशन है वो है आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर। अभी तक जो भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड करी है दैट वाज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस, जिसको हमने डाइपोल बोल दिया। अब अगर आपके पास में ऐसे बहुत सारे चार्जेस आ गए तो वहां पर उसको हम बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 3 तरह से होता है, या तो होता है अलॉन्ग लेंथ, या होता है अलॉन्ग एरिया, या फिर होता है आपके पास अलॉन्ग वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो अभी हम आपके पास डेरिवेशन करने वाले हैं उसके अंदर आपके पास एक सिंपल वायर है और उस वायर की लेंथ के अलॉन्ग आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, और उस पर्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट अ पॉइंट P जो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है। तो जो अरेंजमेंट है वो क्या है कि आपके पास में ये एक वायर है और इस वायर पे आपके पास में यहाँ पर प्लस 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 चार्ज मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है। दिस इज प्लस प्लस चार्ज जो आपके पास में इस वायर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस वायर से आपको एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और वो कुछ पॉइंट P ये है। तो इस वायर की वजह से इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और ये कुछ इस तरह से है कि ये वायर है और इससे आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो अब जब हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है तो वहां पर हमारे पास एज सच अभी कोई फॉर्मूला नहीं है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का, विच इज kq ओवर r स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपके पास में एक छोटा सा आपके पास में लेंथ ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं dl, और हम मानते हैं कि इस छोटी सी लेंथ पर जो चार्ज है वो बहुत ही छोटा है जिसको मैं एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा, आपके पास में इस सेगमेंट की वजह से आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट P पे वो कुछ इस तरह से पॉइंट करेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती है। ओके, अब इस पर्टिकुलर लाइन को मैं एक्सटेंड अगर करूं तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस लाइन के साथ कुछ एंगल बना रही है। तो जब ये एंगल बना रही है थीटा और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। तो 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में E cos थीटा, और ये कंपोनेंट नीचे की तरफ हो जाएगा आपके पास में E sin थीटा। तो ये जो एलिमेंट है ये अभी मैंने इस पॉइंट के अबव लिया है। अगर मैं इस पूरे वायर को देखूं तो ये जो पूरा वायर है ये सिमेट्रिक है अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है, बिकॉज इनफाइनाइट है। तो आपके पास में अगर सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक चीज़ों की खास बात है वो ये कि अगर ऊपर पर्टिकुलरली इससे किसी डिस्टेंस पर ये एलिमेंट है तो नीचे भी इतने ही डिस्टेंस पर अगर मैं एलिमेंट पकड़ूं तो उसकी वजह से जो भी रिजल्ट्स होंगे वो कुछ आइडेंटिकल होंगे। और वो कैसे आइडेंटिकल होंगे कि हमारे पास में ये जो एलिमेंट मैंने बिल्कुल सिमेट्रिकली लिया है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, जहाँ पे द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम, क्योंकि चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो अब यहाँ पर भी आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड E आ गई है। अब अगेन दिस इज एट एन एंगल थीटा बिकॉज सिमेट्रिकली लिया है मैंने। तो अगेन ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपके पास में एंगल थीटा पे है तो इसको हम क्या करेंगे, 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, वेयर दिस विल बी वन कंपोनेंट E sin थीटा एंड दिस विल बी द अदर कंपोनेंट E cos थीटा। मैंने यहाँ पर प्लस साइन इसलिए लगाया है बिकॉज नीचे वाली फील्ड और ऊपर वाली फील्ड इन दोनों की जो कंपोनेंट्स हैं सेम डायरेक्शन में है और सेम डायरेक्शन में वो सिंपली ऐड हो जाएंगे, और ये जो कंपोनेंट्स हैं ये ऑपोजिट में है और ये आपके पास में क्या होंगे, ये आपके पास में कैंसिल हो जाएंगे। तो एक जो चीज़ हमें समझ में आई कि आपके पास में इस वायर की जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास में अलोंग द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट ही आएगा, ठीक है। अब हमें ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई है 2E cos थीटा, इसको कैलकुलेट करना होगा, तो जरा कैलकुलेट करते हैं इसको। तो वी हैव 2E cos थीटा। ओके, एक और चीज जो आपको करनी है वो ये कि यहाँ पर दिस इज योर एंगल थीटा, दिस इज योर एंगल थीटा, और आप इस एलिमेंट को अगर इससे ज्वाइन करते हैं तो दिस एलिमेंट इज सबटेंडिंग अ वेरी स्मॉल एंगल d थीटा। ये अभी हमें आगे यूज आएगा। ओके, तो हमने आपके पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाली है वो है 2E cos थीटा। लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ E, और वो कितना होगा
2k dq ओवर r स्क्वायर cos थीटा। यहाँ पे दिस इज योर डिस्टेंस r, इसको मैं डिस्टेंस x ले लेता हूँ और इसको डिस्टेंस में l ले लेता हूँ। तो ये हो गया 2k dq ओवर r स्क्वायर cos थीटा। dq का मतलब है स्मॉल चार्ज विच इज बिहेविंग एज अ पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पर क्या हम dq को किसी और टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जब भी आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस आएगा तो वहाँ पे आपके पास जो चार्ज है यू कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट लीनियर डेंसिटीज, मतलब डिफरेंट चार्ज डेंसिटीज। जहाँ पे अगर आपके पास में एक स्ट्रेट वायर है तो उस चार्ज डेंसिटी को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर आपके पास में चार्ज एरिया पर है तो उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और अगर आपके पास में चार्ज एक वॉल्यूम के अंदर है तो उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आपके पास में चार्ज ओवर लेंथ को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी विच इज लैम्डा। और जब भी आपके पास में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये जो चार्ज डेंसिटी है वो हमेशा आपके पास में सेम रहेगी। तो अगर चार्ज ओवर लेंथ की बात करें तो लैम्डा है, तो वेरी स्मॉल चार्ज ओवर वेरी स्मॉल लेंथ भी आपके पास कितना होगा? लैम्डा होगा। तो यहाँ पर dq ओवर dl को मैं लैम्डा लिख सकता हूँ, जहाँ पे dq मेरे पास कितना आ गया? लैम्डा dl। तो मैं यहाँ पर dq की वैल्यू डाल देता हूँ विच इज हाउ मच? लैम्डा dl। तो दिस विल बी 2k लैम्डा dl cos थीटा ओवर r स्क्वायर। अब जब भी हमें इंटीग्रेशन करना होता है तो इंटीग्रेशन के लिए हमें जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उसको एक लेके आना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पास में ये जो लेंथ dl है ये भी चेंज हो सकती है, ये जो एंगल थीटा है ये भी चेंज हो सकता है, और जब ये लेंथ चेंज हो सकती है, ये थीटा चेंज हो सकता है, तो ये डेफिनेटली डिस्टेंस r भी चेंज हो सकता है। बट क्या चीज़ यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी? ये आपके पास में डिस्टेंस x कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज ये मैंने चुना है कि मुझे इतने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आपके पास में इस लेंथ और इस मतलब डिस्टेंस को इस x की टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो मेरे पास में l ओवर x कितना हो गया? tan थीटा। तो मेरे पास l हो गया x tan थीटा। अब अगर यहाँ पर मेरे पास में dl का मतलब वेरी स्मॉल लेंथ है, तो मुझे यहाँ पर भी वेरी स्मॉल लेंथ के लिए एक्सप्रेशन देखना होगा। तो मेरे पास में dl कैन बी रिटन एज x सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, यहाँ पे मैंने इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, तो मेरे पास में अब dl x सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा इसकी वैल्यू आ गई है। इसी तरह से मैं r की भी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड थीटा सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करता हूँ। तो r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड थीटा सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करूंगा तो कैसे होगा? x ओवर r। सो मेरे पास में r की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास में x सीकेंड थीटा। तो अब r स्क्वायर की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे विच विल बी x स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो अब हमारे पास में ये सारी टर्म्स की वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं अपने एक्सप्रेशन के अंदर। तो जब हम सब्स्टिट्यूट करने जाएंगे, यहाँ पर dl की वैल्यू x सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, r की वैल्यू x सीकेंड थीटा। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट। तो E नेट विल बी इक्वल्स टू 2k लैम्डा। ओके, dl को हमने सब्स्टिट्यूट करा x सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, इसके साथ cos थीटा भी था, और नीचे आपके पास में r स्क्वायर विल बी x स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि यहाँ से हमारे पास में सीकेंड स्क्वायर थीटा कैंसिल, x x कैंसिल। तो हमारे पास क्या आया? 2 लैम्डा ओवर x cos थीटा d थीटा, जिसको हमें इंटीग्रेट करना होगा। और अब जो हम इंटीग्रेशन करेंगे आपके पास में एंगल थीटा का, उसके लिए हमें लिमिट्स लगानी होंगी। जब भी हम आपके पास में कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेते हैं विच इज सिमेट्रिकल, तो उसमें जब हम उसको इंटीग्रेट करने जाते हैं तो उसका ऑलरेडी हमने कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। तो नीचे वाला जो सेक्शन है उसका ऑलरेडी हमने कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कंसिडर कर लिया है विच इज ई कॉस थीटा। जो वर्टिकल कंट्रीब्यूशन था वो कैंसिल हो रहा है। तो जब आप लिमिट्स यहाँ पे पुट करने जाएंगे तो लिमिट्स आप सिर्फ और सिर्फ अपर पार्ट के लिए कंसिडर करेंगे, जहाँ पे इनिशियल थीटा 0 है, एंड जब आप धीरे धीरे ऊपर चलते चले जाएंगे अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो जब आप इन्फिनिटी को अप्रोच करोगे तो एंगल थीटा आपका 90 डिग्री को अप्रोच करता है। इस तरह से बढ़ता जाएगा तो इट विल अप्रोच 90 डिग्री। तो इसका मतलब आपके पास में यहाँ पर जो आप लिमिट्स डालने वाले हो थीटा की, वो लिमिट होगी आपके पास में 0 से 90। अब cos थीटा का इंटीग्रेशन हमें पता है कि cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है निकल के वो आता है 2k लैम्डा ओवर x sin 90 माइनस sin 0। सो फाइनल रिजल्ट इज 2k lambda over x. So this is the electric field due to a uniformly charged infinite wire. किस पॉइंट पर? एट अ पॉइंट विच इज एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तो ये पूरा एक्सप्रेशन है जो हमने निकाला है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, एंड ये जो मेथड है आप यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसी को एक और अपना
बेस बनाते हुए नेक्स्ट डेरिवेशन पे चलते हैं, जो कि होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की बात कर रहे हैं, तो रिंग की भी हम सिर्फ लेंथ कंसिडर करते हैं, उसकी कोई थिकनेस वगैरह नहीं है। तो अगेन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, तो वहां पर जो आप लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज करने वाले हैं वो लैम्डा ही यूज करोगे इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस दी चार्ज। तो अब मेरे पास में एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, जिसके ऊपर वायर के ऊपर मैंने प्लस 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 चार्ज यहाँ पे लगा दिया है या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब इसकी वजह से हमें किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अगेन एट अ पॉइंट P, जो कि आपके पास में इस रिंग के एक्सिस के लॉन्ग है, और कितने डिस्टेंस पर है, अगेन हमने डिस्टेंस फिक्स कर रखा है विच इज डिस्टेंस x। ठीक है, तो अब आपसे इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाएगी ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो अब अगेन हमें क्या करना होगा, सिंस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है तो हमें एक छोटा सा एलिमेंट चुनना होगा। और जब हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एलिमेंट कौन सा चुनेंगे, एक वायर, छोटी सी वायर ऑफ लेंथ dl। अब अगेन इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ इस तरह से पॉइंट करेगी। इस लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं, तो अगेन व्हाट वी सी इज कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस लाइन के साथ आपके पास में एक एंगल थीटा सबटेंड कर रही है। तो अभी तक जो भी हमारा फिगर है वो कुछ सिमिलर है अभी जो हमने लाइन चार्ज की बात करी थी। ओके, उसमें भी ऐसे एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड आती है एट एन एंगल थीटा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा आता है तो वहां पर हम उसको क्या करते हैं, रिजॉल्व। यहाँ पर इसको रिजॉल्व करेंगे ई साइन थीटा, और यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे ई कॉस थीटा। अब क्या ये जो आपके पास में रिंग है ये सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। अगर मैं इस रिंग की बात करूं तो ये भी इस एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, इस एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। अभी मैं इस एक्सिस के अबाउट इसकी सिमेट्री की बात कर रहा हूं, तो जो डीएल एलिमेंट मेरे पास ऊपर है वही डीएल एलिमेंट मेरे पास नीचे भी मैं ले सकता हूं, और उसकी वजह से जो रिजल्ट आएंगे वो कुछ आइडेंटिकल आएंगे इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। हाँ, डायरेक्शन अलग होगा। तो ये जो डीएल एलिमेंट है उस डीएल एलिमेंट को बिल्कुल बाय सिमेट्री मैं यहाँ पर भी ले लेता हूँ, और अब इसकी वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा मैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, विच इज अगेन ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा हो गया। अब अगेन ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल थीटा पर आ रही है विद दिस लाइन, तो हम इसको रिजॉल्व करेंगे, और रिजॉल्व करेंगे तो हमें पता है दो ही कॉम्पोनेंट्स आने वाले हैं, विच इज ई कॉस थीटा, और यहाँ पर ऊपर की तरफ ई साइन थीटा। ई साइन थीटा से ई साइन थीटा कैंसिल, और हमारे पास अब सिर्फ और सिर्फ जो कॉम्पोनेंट्स बचे हैं वो बचे हैं 2e cos थीटा। तो अब हमारे पास में आता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 2e cos थीटा। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डालते हैं, और हमें पता है ये डिस्टेंस हमने x लिया है तो इस डिस्टेंस को हम r मान लेते हैं, और ये जो डिस्टेंस है आपके पास में ये है हमारे पास में रेडियस ऑफ द रिंग जिसको हमने a मान लिया है। तो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो दिस विल बी 2k dq ओवर r स्क्वायर cos थीटा। और अब dq, सिंस यहाँ पर आपके पास में चार्ज सिर्फ लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें पता है कि dq को हम क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, dq को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे लैम्डा dl, बिल्कुल सिमिलर टू दी अर्लियर केस जो अभी हमने लाइन चार्ज का पढ़ा था, वहाँ पे भी हमने dq को लैम्डा dl सब्स्टिट्यूट करा था। तो सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने यहाँ पर dq को, विच इज 2k लैम्डा dl cos थीटा ओवर r स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि वेरिएबल्स कौन से हैं। अगर मैं इस डिस्टेंस को फिक्स कर देता हूँ और इस रेडियस a तो मेरे पास रिंग का फिक्स्ड हो गई, तो क्या मेरे पास ये डिस्टेंस r फिक्स नहीं हो गया, बिल्कुल फिक्स्ड हो गया। तो ये किसी भी और एलिमेंट के लिए सेम रहेगा, तो ये वेरी नहीं कर रहा। तो अगर आपके पास में ये फिक्स हो गया, ये फिक्स है, तो क्या एंगल थीटा भी आपके लिए फिक्स हो गया, तो एंगल थीटा भी आपके लिए फिक्स हो गया। तो यहाँ पर आपके पास में जिस चीज़ को हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या है, ये लेंथ dl, जिसको हम यहाँ से शुरू करके सिर्फ सेमी सर्कुलर पार्ट तक ही इंटीग्रेट करेंगे, बिकॉज बाय सिमेट्री हमने नीचे वाला हिस्से का कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी ले लिया है। ओके, तो अब मैं इन सब की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो cos थीटा की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, दैट विल बी x ओवर r। तो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सो दिस विल बी 2k लैम्डा x ओवर r क्यूब dl, और इसको अब इंटीग्रेट करते हैं 0 से पाई a। ठीक है, सेमी सर्कुलर पार्ट। तो अब यहाँ से मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगा फाइनल, वो एक्सप्रेशन आएगा आपके पास में 2k लैम्डा x इंटू पाई a ओवर r क्यूब। अब लैम्डा इंटू टोटल लेंथ, ठीक है ना, यहाँ पर दिख रहा है आपको 2, तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ kx इंटू लैम्डा इंटू 2 पाई a ओवर r क्यूब। तो यहाँ पर आपको दिखना चाहिए लैम्डा इंटू 2 पाई a,
लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू टोटल लेंथ विल बी टोटल चार्ज जो आपके पास में रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। उस टोटल चार्ज को मैं क्यू ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा, के क्यू एक्स ओवर आर क्यूब। सो दिस इज माई एक्सप्रेशन, जो कि आपके पास में एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का है ऑन दी एक्सिस। ठीक है, अब आप यहाँ पर आर की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और वो क्या है आपके पास आर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। सो आर इज बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो यू विल गेट द एक्सप्रेशन एज के क्यू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग आ गया है। दिस एक्सप्रेशन, ये जो हमारे पास फॉर्मूला निकल गया, इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बट दिस डेरिवेशन या फिर ये एक्सप्रेशन अभी आपको सीबीएसई में नहीं आता। ठीक है, पहले आता था बट अब ये पोर्शन डिलीट कर दिया गया है, तो ये आपके साथ में आपको करने की जरूरत नहीं है फ्रॉम दी सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। बट अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इस एक्सप्रेशन को याद रखना जरूरी है। ओके, क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद हमने जो अभी तक किया है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस करा है, और उन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस को हम इंटीग्रेट कर पा रहे थे। बट अब हम जो फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पर आप एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ पर हम एक नई चीज़ लेके आए जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉस लॉ। तो अब हमें गॉस लॉ समझना होगा। अगर आपके पास में कोई एक चार्ज Q है और यहाँ पर आपके पास में इसकी, मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई आपके पास में इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर। बट अगर मैं यहाँ पर आपके पास में अब और बहुत सारे चार्जेस की बात करूँ जो कि यहाँ पर आपके पास में इस एरिया के ऊपर मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, तो अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस पॉइंट पर ऐसे होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस पॉइंट पर इस तरह से होगी, इसकी वजह से कुछ ऐसे होगी, इसकी वजह से कुछ ऐसे होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास में इन सारे पॉइंट चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में आ रही है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन बना दूं, तो ये आपके पास में एक सरफेस है जिस पर ये सारे चार्जेस हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि अलग अलग चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो अलग अलग आपके पास में डायरेक्शंस में आ रही है। तो अब इतने सारे चार्जेस की वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से बनाऊंगा या इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैसे निकालूंगा, बिकॉज इतनी सारी डायरेक्शंस हैं। और यहाँ पर एक और जो चीज़ अब है वो ये है कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो ये जो एंगल्स आपके साथ में बन रहे हैं, इन एंगल्स को भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो एंगल है ये एक तरह से 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर बन रहा होगा। ओके, इसको बिल्कुल इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपके पास में अगर मैं यहाँ पर हल्का सा भी इस तरह का आपके पास में पोर्शन लूँ, और यहाँ पर दिस इज माई सपोजडली आई, तो मैं जब आपके पास में इसकी बात करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास में किस तरह का एंगल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास में पूरा के पूरा एंगल यहाँ पे बन रहा है, दिस इज एन एंगल विच इज़ इन 3 डायमेंशन, और इस एंगल को हम क्या बोलते हैं आपके पास में, सॉलिड एंगल। तो यहाँ पर आपके पास में इस पर्टिकुलर चीज़ को कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए कॉन्सेप्ट आया आपके पास में गॉस लॉ का, जहाँ पे हम अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की टर्म्स में बात करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ बोलता है आपके पास में कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो आपके पास में फ्लक्स है, दिस इज द फ्लक्स विच इज ऑलवेज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी आपके पास में एक सरफेस की बात करी, उसमें किसी भी एक चार्ज की वजह से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है ओवर द एरिया, वो हमेशा Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है फॉर अ क्लोज सरफेस। अब ये जो आपके पास में गॉस लॉ है, इसकी हमसे डेरिवेशन पूछी जाती है कि आप इस पर्टिकुलर डेरिवेशन को कैसे एक्सप्लेन, मतलब कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको। तो जरा करते हैं उस डेरिवेशन को। तो हम क्या करते हैं, हम आपके पास में एक छोटा सा चार्ज ले लेते हैं और हम बोलते हैं कि एक छोटा सा हमारे पास में एरिया है जिसके थ्रू आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी। सो दिस इज माई स्मॉल एरिया जिसको मैंने यहाँ पर आपके सामने कंसिडर कर लिया है। अब अगर मैं इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूँ तो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे निकल रही होगी, कुछ ऐसे निकल रही होगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होंगी, ऐसे निकल रही होंगी एंड ऐसे निकल रहे होंगे। सो इस एरिया को मैंने ले लिया dA एंड दिस इज माय पॉइंट चार्ज, और इस एरिया से अलग अलग आपके पास में एंगल्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। अब यहाँ पर ये जो आपके पास में एंगल, ये पूरा आपके पास में ये एरिया इस चार्ज के ऊपर सबटेंड कर रहा है,
उस एंगल को हम कैसे निकालते हैं? उस एंगल को निकालते हैं DA/r², और उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉलिड एंगल, जिसको हम कैसे लिखते हैं? DA/r²। ओके, तो अब मेरे पास में जब मैं इस DA की बात करूंगा तो दिस विल बी सॉलिड एंगल टाइम्स r²। ओके, सॉलिड एंगल टाइम्स r²। अब गॉस लॉ क्या बोलता है कि अगर आपको किसी भी आपके पास में सरफेस के थ्रू फ्लक्स की बात करनी है तो द फ्लक्स थ्रू द सरफेस विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू Q/ε0 टाइम्स, जहां पे Q क्या होता है? द चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस। तो इसका मतलब यहां पर आपको क्या करना है? इस चार्ज को सब तरफ से कवर अप करना है। ठीक है, तो अब मैं इस चार्ज को सब तरफ से कवर अप करना चाहूंगा तो मैं आपके पास में इस एलिमेंट को बार बार सब तरफ प्लेस करता चला जाऊंगा, और वहां पर मेरे पास में उन सबको मैं क्या करूंगा? ऐड। तो जब सारे एलिमेंट्स को प्लेस करके हम ऐड करते चले जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर बेसिकली मुझे पूरा एरिया करना है जिसको मैं इसको सारी तरफ से कर दूं, तो दिस विल बी माय इंटीग्रेशन। अब याद रखिए कि आपके पास में जब हम सारी तरफ से किसी भी चार्ज को एनक्लोज करते हैं तो आपके पास में जो शेप निकल के आती है हमारे पास में, दैट विल ऑलवेज बी अ स्फेयर। और जब स्फेयर की बात करते हैं तो उसका जो सॉलिड एंगल होता है वो हमेशा आपके पास कितना होता है? 4π। ओके, तो हमारे पास में यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन ऑफ DA की बात करेंगे तो वो आपके पास में कितना हो जाएगा? 4πr²। तो अब इसके लिए हम फ्लक्स की बात करेंगे तो आपके पास में E.DA विल बी इक्वल्स टू Q/= फ्लक्स। अब हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखना होगा, और यहाँ पर आपके पास में जो डिस्टेंस है वो सपोजली r है इस चार्ज से इस एरिया का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज विल बी KQ/r².DA = 5। अब KQ/r² फॉर दिस एलिमेंट इज ऑलवेज फिक्स्ड, क्योंकि डिस्टेंस भी फिक्स्ड है, चार्ज भी फिक्स्ड है, और K तो होता ही कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। सो दिस इज KQ/r² इंटीग्रेशन ऑफ DA विच इज इक्वल्स टू फ्लक्स। और अब किसी भी एक क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन ऑफ DA इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? 4πr²। तो हमारे पास में जरा सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को, तो KQ/r² इंटू 4πr² विल बी इक्वल्स टू फ्लक्स। यहाँ से K की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? 1/4πε0। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ K एज 1/4πε0। सो दिस इज Q/4πε0 r² इंटू 4πr² इक्वल्स टू 5। 4π से 4π कैंसिल, r² से r² भी कैंसिल, सो यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ फ्लक्स एज Q/ε0। तो जब भी आप किसी भी चार्ज को किसी भी एक सरफेस से एनक्लोज करने की कोशिश करेंगे तो सरफेस के लिए जो फ्लक्स आएगा वो हमेशा ही आपके पास में कितना होगा? Q/ε0। और ये जो सॉलिड एंगल है दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी शेप, कोई भी बस आपके पास में क्लोज सरफेस होना चाहिए, तो वो हमेशा आपके पास में सॉलिड एंगल जो सबटेंड होगा वो हमेशा 4π होगा। ठीक है, इसलिए हमारे पास जो गॉस लॉ है उसका एक्सप्रेशन आता है Q/ε0। तो इसको विजुलाइज करना थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि ये आपके पास में एंगल किस तरह से मेजर करना है, तो आप इसको मेजर नहीं कर सकते, आप बस इसको विजुलाइज कर सकते हैं कि अच्छा ये मेरे पास में जो एंगल है वो कुछ इस तरह से आपके पास में 3D में बन रहा है। ओके, तो ऊपर बना, नीचे बना, साइड में बना, इस तरफ बना, तो ये पूरा आपके पास में 3D भी हो गया। अब इस सॉलिड एंगल का आपके पास में अगर आपको किसी भी एक फिगर के लिए जो कि पूरा क्लोज सरफेस ना हो और आपको मेजर करना आ जाए तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है विच यू कैन पर्टिकुलरली रेफर टू, और ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है सॉलिड एंगल का ये होता है आपके पास में जेई मेंस और जेई एडवांस के हिसाब से। तो अगर आपके पास में CBSE में आपको ये डेरिवेशन आती है तो सिंपली आप ये पूरा प्रोसेस फॉलो कर लीजिए एंड वहाँ पर आप ये फिगर बना लीजिए, डिफाइन दी सॉलिड एंगल, इसको लिख दीजिएगा सॉलिड एंगल, और यहाँ पे लिख दीजिएगा फॉर अ क्लोज सरफेस। ओके, अब आते हैं हम आपके पास में नेक्स्ट डेरिवेशन पर, और अब हम इस कॉन्सेप्ट ऑफ गॉस लॉ को यूज करेंगे डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। और हमारे पास कौन से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस है? 3, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। तो लीनियर के लिए हमने मेथड ऑफ इंटीग्रेशन करा है, बट क्या हम लीनियर के लिए गॉस लॉ भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास में वही इनफाइनाइट वायर आ जाती है विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज, और उसके लिए अगर हमें गॉस लॉ यूज करना होगा तो कैसे करेंगे? देखिए, ये वायर आ गई आपके पास में, और इस वायर पे आपके पास क्या था? चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अब जब हम आपके पास में गॉस लॉ की बात करते हैं तो वहां पर हमेशा हम एक सरफेस से एनक्लोज करना चाहते हैं जिससे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हों वो आपके पास में इक्वल डिस्टेंसेस पर हों। ओके,
नहीं तो अलग अलग डिस्टेंसेस पे वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होती हैं। तो अब इस पूरी वायर के लिए आपके पास में वो सारे पॉइंट्स आपको देखने होंगे जो इक्वल डिस्टेंसेस पे होंगे, तो वो ये सारे पॉइंट्स होंगे। और जब आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपके पास में जो एक क्लोज सरफेस की शेप निकल के आएगी वो आपके पास में एक सिलेंडर की शेप आती है। यहाँ पे दिस वायर इज एक्सटेंडिंग, इससे बाहर भी जा रही है बिकॉज ये तो इनफाइनाइट है। तो अब अगर आप इस अरेंजमेंट को एनक्लोज करना चाहते थे तो हमने एक इमेजिनरी सरफेस से एनक्लोज करा है जो कि आपके पास में एक सिलेंडर आ रहा है, बिकॉज सिलेंडर इस डिस्ट्रीब्यूशन से इक्वल डिस्टेंसेस पर है। तो अब अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, यहाँ पर करूँ, यहाँ पर करूँ, तो इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हर जगह सेम होगी। अब इस सरफेस के 3 पार्ट्स हैं, एक है ये सरफेस S1, एक है ये सरफेस S2 और एक है ये सरफेस S3। हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस सरफेस से पास कर रही है, बिकॉज गॉस लॉ के हिसाब से जब हम फ्लक्स लिखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस से पास करना जरूरी है। तो यहाँ पर आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास कर रही है, यहाँ से पास कर रही है, इस सरफेस से पास कर रही है, बट इस सरफेस S1 और इस सरफेस S3 से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर रही है। तो जब हम नेट फ्लक्स लिखने जाएंगे यहाँ पर, नेट फ्लक्स विच विल बी फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस S2 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस S3, तो हमारे पास में फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 कैंसिल हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू सरफेस S3 भी कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर क्रॉसिंग दी सरफेस S1 एंड S3। ओके, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग दी सरफेस, no electric field lines cross surfaces S1 and S3। तो अब इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सरफेस S2 को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स E डॉट dA will be equals to phi, and according to Gauss law ये जो phi है ये आपके पास में किसी भी क्लोज सरफेस के लिए किसके बराबर होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारे पास में आएगा E डॉट डी ए इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर ये जो एरिया है ये सरफेस S2, दिस विल बी योर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर एच। सो दिस इज E इंटू 2 पाई आर एच इक्वल्स टू, अब हमें यहाँ पर Q की वैल्यू भी डालनी होगी, बिकॉज हम सिर्फ और सिर्फ उस चार्ज की बात करते हैं जो एनक्लोज होता है। तो हमें यहाँ से सिर्फ इतनी लेंथ तक जो ये चार्ज आपके पास में सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर आया है सिर्फ उसकी बात करनी है, और उस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा टाइम्स h, लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, बिल्कुल हो रही है, h से h। तो नाउ वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एज लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि वी गेट द एक्सप्रेशन एज 2 लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यहाँ पे ये डिस्टेंस r है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाज हाउ मच, k, तो दिस इज 2k लैम्डा ओवर r। जब हमने इंटीग्रेशन से किया था तो वहाँ पे हमने r को x ले लिया था, यहाँ पे हमने सिंपली r ले लिया है, तो एक्सप्रेशन हमारे पास बिल्कुल सेम आ रहा है। एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, जो कि हमने गॉस लॉ को यूज करके किया है। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास गॉस लॉ को यूज करके हमें करना है वो है आपके पास में ड्यू टू अ शेल, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल। तो जब हम शेल की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास में कई बार 2 तरह के शेल्स हमें बोल दिए जाते हैं, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। तो अभी जो हम एक्सप्रेशन यहाँ पे डिराइव करेंगे ये दोनों ही आपके पास में टाइप ऑफ शेल्स के लिए लगेगा, ठीक है। तो इसमें कहीं पर भी आपको कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग से कंफ्यूज नहीं होना। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में, वो मैं आपको आगे अभी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अब हमारे पास में एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल आ चुका है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल, जिसमें ये जो शेल है आपके पास में, अब जो चार्ज है वो इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो शेल है इसके लिए 2 केसेस आते हैं, एक केस होता है जहाँ पर आपके पास चार्ज जो होता है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एक केस होता है जहाँ पर आपके पास में जो चार्ज है वो अंदर की तरफ हम रख देते हैं, इनसाइड द होलो पार्ट। और वहीं पर आपके पास में हल्का सा डिफरेंस आता है जब हम कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग की बात करते हैं। और जो दूसरा डिफरेंस आता है इन दोनों तरह के शेल्स में वो आता है व्हेन वी कीप द कंडक्टिंग शेल एंड द नॉन कंडक्टिंग शेल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। वो दोनों ही पॉइंट्स मैंने आगे आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो आप उस चीज को देखिए। ओके, क्लियर। तो आपके पास में अब
ये जो चार्ज है वो आपके पास में किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे, अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो अंदर जब कुछ है ही नहीं तो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी होगी, 0। बिकॉज अगर मैं यहाँ पर आपके पास में कोई गॉसियन सरफेस भी लूँ तो चार्ज इनक्लोज कितना है, 0, तो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी 0। तो अब बचा कौन सा पार्ट जहाँ पे चार्ज सरफेस पे है, तो उस सरफेस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी। तो अब अगर मैं किसी पॉइंट P की बात करूँ जो कि इस सरफेस से बाहर की तरफ है, तो हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बना देंगे। तो एक गॉसियन सरफेस बना देता हूँ मैं यहाँ पर, जो इस चार्ज को चारों तरफ से क्या कर ले, बाय इक्वल डिस्टेंस कवर कर ले, और इस तरह के स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो गॉसियन सरफेस आएगा वो भी एक स्फेयर ही आएगा। अब जब हम डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं तो हमेशा सेंटर ऑफ द स्फेयर से लेंगे हम, तो यहां से इसका जो डिस्टेंस है वो है r। तो अब क्या लगाएंगे, गॉस लॉ, तो फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट dA। तो हमारे पास में एरिया की जब बात करेंगे तो एरिया हो जाएगा हमारे पास कितना, 4 पाई r स्क्वायर, एंड अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो हमारे पास में फ्लक्स होता है वो आपके पास में किसके बराबर होता है, चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई r स्क्वायर को हम किसके बराबर कर देते हैं, चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो Q ओवर एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो कितनी निकल के आएगी, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। और अब आप ये जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं ये एप्लीकेबल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शेल ऑन द सरफेस एंड फॉर ऑल पॉइंट्स बियॉन्ड द सरफेस, जो सरफेस से दूर की तरफ है। और यहाँ पर आप इस एक्सप्रेशन को अगर कंपेयर करेंगे विद द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज तो बिल्कुल सेम है, KQ ओवर r स्क्वायर। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि कोई भी आपके पास में एक शेल है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं उसके लिए ऑन दी सरफेस या फिर सरफेस से किसी भी एक पॉइंट पर जो कि उससे कुछ x या r डिस्टेंस दूरी पर है। तो कोई भी आपके पास में शेल एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है फॉर ऑल दोज पॉइंट्स विच आर ऑन इट सरफेस या फिर उस सरफेस से किसी दूरी पर है। ओके, क्लियर है। तो ये आपके पास में आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर द सरफेस ऑफ अ शेल। अब जो नेक्स्ट आएगा उसमें आपके पास में जो चार्ज है उसको हम कहाँ रखेंगे, उसको हम शेल के अंदर रख देंगे। तो आपके पास में जो नेक्स्ट है आपके पास एक्सप्रेशन, उसमें ये जो आपके पास में शेल है, इस शेल में आपके पास में हमने चार्ज को कहाँ रख दिया है, इस शेल में हमने चार्ज को अंदर रख दिया है। तो अब इसकी वजह से आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। ओके, तो अब आप जैसे देख सकते हैं कि ये चार्ज क्यू हमने अंदर रख दिया है इस शेल के, और अब यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस आता है जब हम इस शेल को डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। तो अगर आपके पास में आपको बोला गया है कि ये जो शेल है ये कंडक्टिंग है, तो आपके पास ये जो चार्ज क्यू हमने अंदर रखा है इसका मैग्नीट्यूड अगर छोटा भी है तो भी ये आपके पास में क्या करेगा, ये आपके पास में इनसाइड सरफेस पे इक्वल अमाउंट में चार्ज इंड्यूस कर पाएगा बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। ठीक है, बट अगर आपके पास में ये जो शेल है ये नॉन कंडक्टिंग आपको गिवन है, तो फिर ये जो आपके पास में चार्ज इनसाइड दी शेल रखा है इसके मैग्नीट्यूड को थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा, तभी वो आपके पास में अंदर वाले सरफेस पे इक्वल अमाउंट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इंड्यूस कर पाएगा। अब यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर इस चार्ज क्यू की वजह से एक नेगेटिव अमाउंट या ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हो गया है, तो इसका मतलब नेट चार्ज कितना हो गया, 0। बट हमें पता है कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन नेचर। तो अब क्या होगा कि आपके पास में एक इक्वल अमाउंट में चार्ज इसके आउटसाइड सरफेस पर भी इंड्यूस हो जाएगा। तो ये आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाता है जब आपके पास किसी भी एक शेल के अंदर हम एक चार्ज क्यू को रख देते हैं। तो अब हमें यहाँ पर आपके पास दो रीजन्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी, एक इनसाइड दी शेल और एक आउटसाइड दी शेल, बिकॉज अब इनसाइड दी शेल पर आपके पास में एक चार्ज क्यू रख दिया गया है। एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे एट अ डिस्टेंस r। तो आपने एक गॉसियन सरफेस बना लिया। अब इस पॉइंट P पर अगर आप बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आपके पास में E इंटू 4 पाई r स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हाउ मच, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, विच इज अगेन KQ ओवर r स्क्वायर। ठीक है, तो इस पॉइंट P पर जो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो कितनी आ रही है, KQ ओवर r स्क्वायर। किस चार्ज की वजह से आ रही है, ड्यू टू दिस चार्ज विच इज Q। किस जगह पर आ रही है, इन दी स्पेस बिटवीन दी सेंटर एंड दी सरफेस। बट अगर मैं यहाँ पर आपके पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, बिकॉज जब हम गॉसियन सरफेस की बात करते हैं आपके पास में,
तो गॉसियन सरफेस हमने देखा कि आपके पास में वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज k क्यूब बाय r स्क्वायर, बट आपने मोस्टली जगहों पे पढ़ा होगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ शेल इज जीरो। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ शेल की बात करते हैं जीरो की, तो वो होती है आपके पास में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। बिकॉज अगर आप यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई स्टार्टिंग फ्रॉम दिस चार्ज टू दिस नेगेटिव एंड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव। और वहीं पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है आपस में क्या हो गई, कैंसिल। तो इसका मतलब आपके पास में इस गॉसियन सरफेस की अगर हम बात करें तो आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कितनी है, जीरो हो गई। तो इसलिए आपके पास जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो कितनी हो जाती है वो जीरो, विच इज इनसाइड, बिकॉज द टोटल चार्ज, अगर हम टोटल चार्ज से भी जाए कि यहां पर क्यू है और यहां पे माइनस है, तो टोटल चार्ज कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। ओके तो जितनी भी आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक्चुअली में एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज ऑलवेज जीरो। अब बात आती है आपके पास में किसके लिए, भाई बाहर सरफेस पे तो चार्ज रखा है, और जब बाहर सरफेस पे चार्ज रखा है तो आपके पास में उस सरफेस पे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए। तो उस सरफेस पे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो क्या बनाना होगा, गॉसियन सरफेस। और जब हम यहां पर आपके पास में गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो अब मैं इस पर्टिकुलर चीज को मिटा देता हूं, और अंदर वाली चीज को भी मिटा देता हूं। तो अब यहां से आपके पास में डिस्टेंस r है, और अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई r स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाउ मच, q बाय एप्सिलॉन नॉट। और अब आपके पास में टोटल जो चार्ज है वो आपके पास में q ही है, बिकॉज ये प्लस ये माइनस कैंसिल, तो बचा कितना, प्लस। तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपको एक्सप्रेशन मिलता है वो कितना मिलता है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, विच इज अगेन k q ओवर r स्क्वायर। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि आपके पास में किसी भी तरह का जो शेल है जब आपको मिलता है तो उसके लिए इनसाइड आपके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो रहेगी, अगर आपने अंदर क्यू चार्ज रख दिया उसके। जहाँ पे अगर कंडक्टिंग है तो कोई भी क्यू चार्ज हो तो जीरो हो जाएगा, अगर नॉन कंडक्टिंग है तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग एक चार्ज आपको रखना होगा, तभी वो इंड्यूस कर पाएगा। और बाहर वाले पॉइंट्स के लिए तो चाहे किसी भी तरह का शेल हो, दे विल ऑल स्टार्ट बिहेविंग एज अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, एक जो डिफरेंस और मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये कि अगर आपके पास में शेल है और आपके पास में कंडक्टिंग शेल है और एक नॉन कंडक्टिंग शेल है, तो उसमें क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास यहाँ पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपके पास में कैसा शेल है, कंडक्टिंग, तो याद रखिए कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा क्या, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस सरफेस पे नेगेटिव 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 चार्ज आ जाएगा और इस सरफेस पे पॉजिटिव 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 चार्ज आ जाएगा। जहाँ पे ये जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके सामने को दिख रही हैं वो सारी की सारी इस सरफेस पे टर्मिनेट हो जाएंगी और वो फिर इधर से आपके पास में निकल जाएंगे। तो इसका मतलब अंदर जो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरी है वो कितनी गुजरी है, जीरो। तो इसी पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कोई भी आपके पास में कंडक्टिंग शेल होगा वो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करने देता है अपने इनसाइड से, वेरेज अगर नॉन कंडक्टिंग हुआ तो उसमें से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास में पास कर जाएंगी थ्रू द इनसाइड, बिकॉज वो सारा की सारा चार्ज अपने सरफेस पे इंड्यूस नहीं कर पाता जो कि एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल आउट कर पाए। तो नॉन कंडक्टिंग अगर है तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल डेफिनेटली पास, और उसी को अब आगे चल के बोलते हो डाइलेक्ट्रिक्स। तो नॉन कंडक्टिंग शेल एक तरह का आपके पास में डाइलेक्ट्रिक मीडियम ही हो गया। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए अब आते हैं हम आपके पास आगे नेक्स्ट चीज पर, और नेक्स्ट है आपके पास में एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट। अब ये यूनिफॉर्मली चार्ज जो शीट है आपके पास, इसके ऊपर चार्जेस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, प्लस 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 चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अब इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए किन पॉइंट्स पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। ये जो आपके पास में शीट है इसकी जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है और दोनों तरफ आपके पास में इस पे चार्ज है। तो अगेन जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो हमें क्या लेना पड़ता है, गॉसियन सरफेस। और इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम जो गॉसियन सरफेस लेते हैं वो आपके पास में ले लेते हैं ऐसा एक सिलेंडर, जो कि इस तरफ भी एक्सटेंड हो रहा है और वो सिलेंडर आपके पास में इस तरफ भी एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज अ पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस जो मैंने लिया है, जो गॉसियन सरफेस इसके आर पार हो रहा है और कुछ चार्ज जो उसके प्लेट के ऊपर है उसको एनक्लोज कर रहा है।
अब अगर हम यहाँ पर आपके पास में बात करें तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से निकल रही हैं और इस वाले सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से निकल रही हैं। तो इस गॉसियन सरफेस के 3 सरफेसेस हैं और वो 3 सरफेसेस कौन कौन से हैं? वो 3 सरफेसेस हैं आपके पास में S1, S2 एंड S3। जब हम नेट फ्लक्स लिखते हैं तो नेट फ्लक्स जब हम लिखेंगे तो इट विल बी फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस S2 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस S3। ये हमारा नेट फ्लक्स होगा। बट जब हम सरफेस S1 की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड E है एंड एरिया कुछ आपके पास में है A, तो फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 हो गया EA। जब हम फ्लक्स थ्रू सरफेस S2 की बात कर रहे हैं तो S2 है कर्व सरफेस एरिया। अब फील्ड ऐसे निकल रही है तो इस वाले एरिया से तो कुछ भी फील्ड नहीं निकल रही, तो जब इस वाले एरिया से कुछ भी फील्ड नहीं निकल रही तो आपके पास में फ्लक्स कितना होगा? 0। एंड सिमिलरली फ्लक्स थ्रू सरफेस S3 की बात कर रहे हैं तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड E, एरिया A, तो फ्लक्स थ्रू सरफेस S3 भी E इंटू A हो जाएगा। अब नेट फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आपके पास में चार्ज Q है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो हमारे पास में Q बाय एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल्स टू 2EA। तो यहाँ से हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आता है Q ओवर 2A एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ा था विच वॉज चार्ज अपॉन लेंथ, इसी तरह से होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं चार्ज ओवर एरिया। एंड चार्ज ओवर एरिया आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट का जो मैग्नीट्यूड है वो है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आप देख रहे हैं कि विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कभी भी डिस्टेंस के साथ वेरी नहीं करती। एंड दिस इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज यूज्ड इन कैपेसिटर्स, क्योंकि कैपेसिटर्स में आपके पास में 2 प्लेट्स होती हैं जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज होती है और वहां पर उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि आपके पास में जब वी हैव अ यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट तो वहां पर आपके पास में उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। तो अभी हमने बहुत सारे तरह के सिस्टम्स कर लिए हैं और हर तरह के सिस्टम की जो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग अलग है, इसलिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के ये सारे फॉर्मूलेज याद करने पड़ते हैं। एक तरह के से वेरी नहीं करते, अलग अलग तरीके से वेरी करते हैं, तो आपका काम थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आपके पास में लास्ट डेरिवेशन पर, और जो लास्ट डेरिवेशन है वो है आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं तो आपके पास में इसके अंदर पॉजिटिव 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 चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो अब यहाँ पर आपके पास में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर एंड देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। ऐसा इसलिए बिकॉज इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए है बिकॉज इस वॉल्यूम में चार्जेस है, और जब वॉल्यूम में चार्जेस है तो आप कितनी भी छोटी सी वॉल्यूम भी अगर आप कंसिडर करोगे, जैसे कि मैं ये छोटी सी वॉल्यूम कंसिडर करता हूँ, तो इसमें भी आपके पास में क्या है? चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, और चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और इसमें से आपके पास में सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो अब हमारे पास में मैंने बात करी इस पॉइंट P की जो कि डिस्टेंस R पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया विल बी इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। बट यहां पर अब हमारे को चार्ज निकालना जरूरी है कि भाई चार्ज कितना है इस वॉल्यूम में। तो हम जो भी केसेस ले रहे हैं वो सारे आपके पास कैसे हैं? यूनिफॉर्मली। और जब यूनिफॉर्मली होता है तो उसमें हमें पता है कि x अमाउंट वॉल्यूम में इतना चार्ज है, तो भाई आपके पास y अमाउंट में कितना होगा? ठीक है, सिंपल यूनिटरी मेथड। तो हमारे पास यहाँ पर इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है, तो मुझे पता है 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में जो चार्ज है वो कितना है? Q। तो 1 में कितना होगा? Q ओवर 4/3 पाई आर क्यूब। तो इतनी यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज है, तो 1 यूनिट वॉल्यूम में इतना होगा। और इसकी वॉल्यूम कितनी है? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो इसमें चार्ज कितना होगा? Q ओवर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि आपके पास में 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड इन दी वॉल्यूम इज Q स्मॉल आर क्यूब ओवर कैपिटल आर क्यूब। तो बस यहाँ पे आपको सीधा सीधा क्या पुट करना है? वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर
will be equals to capital Q R cube over epsilon नॉट कैपिटल R क्यूब। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मुझे क्या दिखाई दे रहा है? कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी Q स्मॉल r ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। तो यहां से हमें दिखाई देता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर वॉल्यूम की वजह से, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है फ्रॉम सेंटर, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है। और इसका सिंपल सा रीजन है कि जो चार्ज है आपके पास में वो भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको हल्का सा एक और एक्सप्रेशन में लाना चाहूं तो देखिए, डिवाइडेड बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3 करता हूं, एंड अब आपको यहां पे दिखाई देगा Q अपॉन 4/3 पाई R क्यूब। चार्ज अपॉन वॉल्यूम को हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर आपके पास में द एक्सप्रेशन विल बिकम रो r ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ वॉल्यूम। ठीक है, अब आता है आपके पास में नेक्स्ट विच इज एक्सटर्नल पॉइंट। अगर एक्सटर्नल पॉइंट की बात कर रहे हैं आपके पास में, तो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए तो हमें पता है कि आपके पास में ये स्फीयर है सॉलिड, इसके अंदर चार्ज है, और अब एक्सटर्नल पॉइंट की जब हम बात कर रहे हैं तो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए ये पॉइंट P हमने ले लिया। जब एक्सटर्नल पॉइंट होता है तो अगेन गॉसियन सरफेस बनाएंगे विच विल एनक्लोज द इंटायर स्फीयर। तो गॉसियन सरफेस बनाया जिसने इस इंटायर स्फीयर को क्या कर लिया? एनक्लोज कर लिया। अब ये डिस्टेंस r है, तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई r स्क्वायर विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर विच इज अगेन KQ ओवर R स्क्वायर। तो चाहे किसी भी तरह का आपके पास में एक स्फीयर आ जाए, शेल आ जाए, सॉलिड आ जाए, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए तो वो हमेशा आपके पास में कैसे बिहेव करेगा? एज अ पॉइंट चार्ज। तो ये सारी आपके पास में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ डेरिवेशंस हैं विच आर वेरी यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम्स एंड अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस पे किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कैसे आती है, गॉस लॉ क्या होता है, गॉसियन सरफेस क्या होता है। तो आप जब इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग होते चले जाएंगे। सो आई होप दिस वीडियो delivers what is required for you to develop your concepts। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या फिर आपको पढ़ाने का मेरा तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि मैं आपके लिए और इस तरह की वीडियोस बनाता रहूं एंड मैं आपके साथ और कॉन्सेप्ट्स लेके आता रहूं। थैंक यू सो मच।